तो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अब इनके टॉपिक्स के बारे में आगे क्या क्या होता है या इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल से। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टिकल हमारा क्या होता है। सो पार्टिकल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनी बॉडी हैविंग फाइनाइट मास। फाइनाइट मास मतलब कि फिक्स्ड मास। वैसा कोई भी बॉडी जिसका कि मास हमारा क्या हो, फिक्स्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? पार्टिकल। अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कोई भी हमारा एक ऐसा बॉडी जहां पे हमारे दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारा हो जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बेसिकली हम ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं हम ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पढ़ाई? तो हमें इसमें देखना है कि कोई भी बॉडी जो हमारा होता है, जैसे कि आपको पता है अभी कि अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास हमारे मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बॉडी पे एक्ट कर रहा है। वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह सेंटर ऑफ मास एक टर्म होता है जो कि हमारे बॉडी पे एक्ट करता है। सो सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ मास बोलिए या COM बोलिए। सो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? वेयर या फिर इट इज अ पॉइंट वेयर the whole mass of the body is supposed to be concentrated। मतलब कि हमारे बॉडी में कोई भी एक ऐसा पॉइंट या किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम ये कब सपोज कर सकते हैं कि होल मास ऑफ द बॉडी हमारा वहीं पे कंसंट्रेटेड है। दैट मींस कि अगर हम किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो दैट मींस हमारे पूरे बॉडी के फॉर्मेशन में चेंजेस आएगा। एग्जाम्पल, हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ये हमारा नेवल पे होता है। जो हमारा नेवल होता है, नाभि जिसको आप बुलाते हो हिंदी में, वो हमारा होता है सेंटर ऑफ मास। अब सपोज करो कि आप आर्मी में हो, आप एकदम स्टिफ खड़े हो, आपका फिजिकल हो रहा है, आपको जब वो यहाँ पे करेंगे तो आप में मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपके वो नेवल पे मारेंगे तो नेवल पे मारते ही क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी थोड़ा सा मूव करेगा, और जैसे ही थोड़ा सा सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी मूव करेगा वैसे ही हम लोग का पूरा बॉडी क्या होगा, मूवमेंट में आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर सेंटर ऑफ मास को अगर डिस्टर्ब किया गया तो दैट मींस जो कंप्लीटली मास जहां पे कंसंट्रेटेड है अगर वही डिस्टर्ब हो गया तो बाकी मास हमारे कहां से अनडिस्टर्ब रह सकते हैं। सो सेंटर ऑफ मास को हम बस इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक वैसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हमारा बॉडी का जो पूरा मास है या फिर उस पार्टिकल का जो पूरा मास है वो आपके उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। दूसरा एग्जांपल कैसे कि देखिए, अगर मैं इस मार्कर को अगर मैं इस एंड पे अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूं तो ये मेरा नीचे गिर जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे बैलेंस करता हूं तो भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर पे सपोज अगर मैं इसे बैलेंस करने की कोशिश करता हूं तो देखोगे इस तरफ और इस तरफ दोनों के सेंटर पे ये हमारा बैलेंस हो गया है। तो मतलब क्या हो गया कि इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास हमारा कहां पे होगा, तो वो पॉइंट जहां पे ये बॉडी हमारा बैलेंस कंडीशन में आ जाए, दैट मींस ये जो इसका पॉइंट होगा ये क्या होगा, इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास होगा। सो सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। कि जैसे यहां पे तो हमारा ये मार्कर हमारा ये एक सिंगल पार्टिकल था,
तो सिंगल पार्टिकल होने की वजह से हम लोग ने इजीली इसका सेंटर ऑफ मास को हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये पॉइंट जो होगा सेंटर, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब अगर सपोज करिए कि हमारे दो पार्टिकल्स है, दैट मींस मैं हूं और मार्कर है, या फिर आप सीसॉ पे आप बैठे हुए हो, जो सीसॉ आपका होता है आप सीसॉ पे बैठे हो, तो सीसॉ आपके बैलेंस कंडीशन में कब आएगा, जब इधर का मास हमारा दोनों इक्वल हो। तो दैट मींस वहां पे आपके दो पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम उसको फिजिक्स में कैलकुलेट हमें करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। अब सपोज कीजिए कि हमारा एक पार्टिकल P1 यहां पे प्रेजेंट है, जिसका कि मास हमारा m1 है और डिस्टेंस r1 पे है ये हमारा। दूसरा पार्टिकल हमारा P2 है, जिसका कि मास हमारा m2 है और इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r2। अब अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां निकलेगा, किसी एक इस पॉइंट पे निकलेगा सेंटर ऑफ मास। और अगर डिस्टेंस के साथ अगर मैं ओरिजिन के साथ कंपेयर करूं, तो ये डिस्टेंस हमें देगा RCM, इसका सेंटर ऑफ मास। इसको अगर आप नॉर्मल समझो तो एक आपका ये सीसॉ है, एक पार्टिकल पॉइंट P1 पे, एक पार्टिकल पॉइंट P2 पे है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास हमारा m2 है, ये डिस्टेंस हमारा r1 है, ये डिस्टेंस हमारा r2 है। दैट मींस इसका सेंटर ऑफ मास अगर हमें इस पूरा सिस्टम का निकालना होगा तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका आपका फॉर्मूला होता है RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से हमें इसका सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाता है, दैट इज RCM को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका इसमें आइडेंटिकल केस ये आता है, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो जाएगा, दैट मींस दोनों मासेस हमारे इक्वल हैं, तो उस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो RCM इज इक्वल टू mr1 प्लस mr2 अपॉन m प्लस m, या फिर RCM इज इक्वल टू m r1 प्लस r2 अपॉन 2m, m से m कैंसिल आउट, मतलब RCM इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन 2। तो अगर दोनों पार्टिकल्स के मास अगर अलग अलग हैं तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का हमारा ये फॉर्मूला है। अगर दोनों के मास हमारे आइडेंटिकल हैं तो उस केस में जो हमारा r कैलकुलेट होगा दैट इज सेंटर ऑफ मास। उस केस में उसका पोजीशन और सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो r1 प्लस r2 अपॉन 2। अब ये जो मैं बार बार सेंटर ऑफ मास आपका बोल रहा हूं, तो मैं आपको याद होगा मैं बार बार r को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे भी r हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, या फिर इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। तो ये था हमारा कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का तरीका। अब हमारा एक और तरीका होता है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का, कि अगर हमारे यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, दैट इज एक फोर्स यहाँ पे F1 लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे F2 लग रहा है। दैट मींस आप सीसॉ में आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो तभी आप नीचे जाते हो, फोर्स लगाते हो तभी आप ऊपर जाते हो। सो हमारा फोर्स F1 और फोर्स F2 लग रहा है, तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब हमें वो देखना है। सो ये भी हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स ही है कैलकुलेट करने का तरीका, लेकिन ये हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस आएगा तो दैट मींस हमें यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी पता चलेगा कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हो रहा है। हम लोग ने फिर से क्या काम किया कि हमने उसी डायग्राम को हमने कंसीडर किया, पार्टिकल P1 मास m1
पार्टिकल P2, मास M2, डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2, इस केस में इसका RCM है ये हमारा। अब यहाँ पे हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स F1 लग रहा है और पार्टिकल P2 पे हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं P2 के साथ कंपैरिजन में P1 का अगर मैं फोर्स निकालूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F21, और P1 से P2 के रिस्पेक्ट में निकालूं तो F12। नॉर्मल मैंने लिखा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही समझ लो। दैट मीन्स फोर्स ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 F21, फोर्स ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू P2 F12। हमने यही काम किया है। अब फॉर पार्टिकल P1 अगर मुझे वेलोसिटी v1 कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, dr1/dt। P1 का अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, dr1/dt। अगर मुझे P1 का या अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, dv1/dt दैट इज इक्वल टू d²r1/dt²। अब आपका डिफरेंशिएशन जो आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था, अब यहाँ पे आपका वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से यूज होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो dr1/dt, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, तो dv1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो मैं क्या लिख दिया, d²r1/dt²। सिमिलरली फॉर पार्टिकल P2, V2 कितना हो जाएगा हमारा, dr2/dt, और A2 हमारा कितना हो जाएगा, सो dv2/dt दैट इज इक्वल टू d²r2/dt²। तो एक तरीके से मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल का मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा इंडिविजुअल पार्टिकल का, तो हम लोग किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ तो हम सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। दैट मींस 2 पार्टिकल की वजह से हमें आखिरकार निकालना होगा कि उसका हमारा RCM पोजीशन कितना आएगा और उसका हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हमारा कितना आएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब हम चलते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। सो अगर मैं F1 अगर मैं लिखूं, दैट फोर्स F1 कितना होगा हमारा, सो फोर्स F1 को मैं लिख सकता हूं F12 प्लस F एक्सटर्नल, इसको लिख लो F1 एक्सटर्नल, इसको लिख लो F2 एक्सटर्नल, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल फोर्सेज है। तो अगर मुझे सिर्फ फोर्स F1 निकालना होगा इस पोजीशन पे, तो फोर्स F1 हमारा कितना आएगा, F12 प्लस F1 एक्सटर्नल। सिमिलरली अगर मुझे फोर्स F2 निकालना होगा, सो F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। बस ध्यान से देखते रहो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने फोर्स F1 निकाला, सो फोर्स F1 को निकालने के लिए मैंने क्या काम किया है कि मैंने सिर्फ इतने दूर को कंसीडर किया है। सो फोर्स F1 में कौन कौन सा फोर्सेस है, तो एक F1 एक्सटर्नल है और एक F12 है। सो F12 प्लस F1 एक्सटर्नल मैंने लिख दिया। अब अगर मुझे नेट फोर्स निकालना होगा, नेट फोर्स F, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा हमारा। सो F इज इक्वल टू F12 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यहाँ पे भी F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूंगा
तो मैं कैसे लिख सकता हूं दैट नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। तो इसका मतलब कि जो हमें नेट फोर्स यहां पे मिलेगा वो हमें किसकी वजह से मिलेगा? सो एक्सटर्नल फोर्स F1 की वजह से और एक्सटर्नल फोर्स F2 की वजह से। तो ये था हमारा नेट फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका। तो इंडिविजुअल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका आपने देख लिया, इंडिविजुअल फोर्स का कैलकुलेट करने का आपने यहाँ पे तरीका देख लिया। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन, और फिर हम इसका पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे। सो अभी हमने क्या क्या काम कर लिया, तो हमने नेट फोर्स हमने निकाल लिया। तो नेट फोर्स हमारा F एक्सटर्नल की वजह से हमें मिला, हमने इंडिविजुअल पार्टिकल का वेलोसिटी और हमने इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमें नेट फोर्स का हमें फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिला था, दैट F इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। अब अगर मैं F1 एक्सटर्नल लिखना चाहूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, M1 A1। अगर F2 एक्सटर्नल लिखना चाहूं तो वो किसके इक्वल होगा, M2 A2। कैसे, बिकॉज F इज इक्वल टू MA। सो दैट मींस हमें फोर्स F किसके इक्वल मिलेगा, M1 A1 प्लस M2 A2। दैट मींस हमारे पास एक ये फॉर्मूला और होता है क्या कैलकुलेट करने का। तो हम फोर्स को हम किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करो कि आप मान लो कि इफ कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2, कैपिटल M को मैंने M1 प्लस M2 के इक्वल मान लिया, तो हमारा फिर फोर्स किसके इक्वल आएगा, कैपिटल M A1 प्लस A2 के इक्वल आएगा। और अगर मैंने यहाँ पे इफ ACM इज इक्वल टू A1 प्लस A2, जहां पे ACM क्या है हमारा, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, सो हम अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, दैट F इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ M A CM। वहां पे मैंने RCM के टर्म्स में लिखा था, तो RCM हमारा पोजीशन हमको बता रहा था, यहाँ पे ACM हमको क्या बताएगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ हमें वो ये बताएगा। अब अगर मैं इसको और फर्दर ब्रेक करना चाहूं, दैट मींस अगर आपको न्यूमेरिकल में अगर आपको डायरेक्टली M और ACM दिया हुआ है तब तो आप फोर्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल के टर्म में दिया है तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसको मैं लिखा दैट F इज इक्वल टू, फिर से मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे वैसे उठा रहा हूं, एक हमारे पास ये फॉर्मूला था, एक हमारे पास ये फॉर्मूला था, मैं इस फॉर्मूले को उठा रहा हूं। F इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 मैंने लिया, तो F इज इक्वल टू M1 A1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d स्क्वायर R1 बाई dt स्क्वायर प्लस M2 d स्क्वायर R2 बाई dt स्क्वायर। दैट मींस अगर आपको पोजीशन दिया है और अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। हमने एक्सेलरेशन A1 और एक्सेलरेशन A2 को हमने पहले ही कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया था, तो वो हमें किसके इक्वल मिला है, तो वो हमें मिला है M1 d स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस M2 d स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर। अब अगर मुझे इसको और सिंपल टर्म्स में अगर मुझे इसको करना है तो मैं इसमें से d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरा कुछ बात बनेगा,
डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को मैं कॉमन लेने की बात बोल रहा हूं। सो अगर इस इक्वेशन में से f इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो हमारा ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, r1 प्लस r2 और m1 प्लस m2 बचेगा कि नहीं बचेगा। मैंने डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो r1 प्लस r2 बच गया, और मैंने डी स्क्वायर बाय, आप ये काम कभी मत करना, फिर से मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप इसको इस तरीके से जगह से लिख सकते हो that f is equal to d square by dt square m1 r1 plus m2 r2 भी आप इसको लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो मास कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा तो हमें ये टर्म हमें यहाँ वापस से मिल जाएगा। अब आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमने फोर्स को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया तो हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हम क्यों लेकर के जाएंगे, या इस तरीके से हम इसको क्यों करेंगे, ये भी तो आपका क्वेश्चन हो सकता है। सो इसका आपका आंसर सिर्फ यही आएगा कि कॉम्प्लिकेटेड हम इसको नहीं कर रहे हैं बेटा, हम इसको और इजी बना रहे हैं आपके लिए। किस तरीके से, हमको फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है सो मैं क्या लिख सकता हूं, MACM इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2, दैट मींस ACM इज इक्वल टू 1 बाई m डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2। दैट मींस एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस्ड होगा सेंटर ऑफ मास के केस में, तो उसका हमारा फॉर्मूला कितना है, तो 1 बाई m डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2। अब सपोज करो कि आपको अगर मैं बोल दूं कि आपको कैलकुलेट करना है इसका टू पार्टिकल का पोजीशन, एक्सेलरेशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको पोजीशन कैलकुलेट करना है, दैट मींस आपको RCM कैलकुलेट करना है, तो RCM आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व आउट करो, दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं आपको तुरंत बताऊंगा। बहुत इजी सा लॉजिक है आपका इसका, बहुत ज्यादा टफ इसका लॉजिक आपका नहीं है। सो हमें पता है दैट RCM को मैं लिख सकता हूं कैसे, तो ACM इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और ये हमारा RCM होगा। सो ACM को मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डी स्क्वायर RCM बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। क्यों? बिकॉज कैपिटल M हमारा किसके इक्वल है, m1 प्लस m2 की इक्वल है, हमने पहले ही सपोज किया था। अब डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा RCM किसके इक्वल बचेगा, सो RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा कि नहीं होगा, होगा। और अगर आप इसको रिकॉल कर पा रहे होगे तो जब हमने सेंटर ऑफ मास ड्यू टू टू पार्टिकल्स का जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा RCM की वैल्यू क्या आई थी, इतनी आई थी। तो दैट मींस अगर आपसे कोई पूछता है कि आप इसको प्रूव करके हमको बताओ कि किस तरीके से आपका ये होगा, आप इसको ऐसे कैसे लिख दे रहे इस फॉर्मूले को, तो ये आपका प्रूविंग होगा इसको करने का, ठीक है। तो ये था हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल निकालने का तरीका, और ये था हमारा उसका प्रूविंग। अब सपोज कर लो इस केस में अगर हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालना होगा, और मैं बार बार सेंटर ऑफ मास ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको बोल रहा हूं, तो बेसिकली हम उसका पोजीशन और हम उसका डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है इसका, तो आप बोलोगे सर आप डिस्टेंस बार बार क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं या एक्सेलरेशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो बेटा इसके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इस और इस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल जा रहा है तो हम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे पार्टिकल का। मास m1 मास m2 कितने डिस्टेंस पे है रखे जाएंगे ताकि उसका सेंटर ऑफ मास हमारा बैलेंस होगा। तो ये वही RCM का पोजीशन है हमारा, इसीलिए हम लोग RCM या ACM हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ACM क्यों कर रहे हैं, मान लो इसको रोटेशनल मोशन में हमको लेकर के आना है। सो अगर मैं इसको यहां से रोटेशनल मोशन में लेकर के आऊंगा तो ये तो हमारा सेंटर ऑफ मास ड्यू टू वन पार्टिकल हो जाएगा। अब मान लो कि हमारा ये दो पार्टिकल है और दोनों पार्टिकल अलग अलग है। अब अगर मैं इसको यहां से रोटेशन में लाऊंगा ये तो नीचे गिर जाएगा, सिर्फ यही रोटेट होगा। तो अब अगर मुझे दो पार्टिकल्स को अगर मुझे रोटेशन करना और मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस r1 ये डिस्टेंस r2, मास m1 मास m2 कैलकुलेट करूंगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें उसका सेंटर ऑफ मास भी पता चलेगा जहां से वो हमारा एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हमारा है सेंटर ऑफ मास ऑफ m पार्टिकल्स। अगर हमारे m नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो RCM क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn हो जाएगा हमारा। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, सो समेशन ऑफ mi ri अपॉन mi, जहां पे i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। समेशन के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा सो ACM के लिए मैं क्या कर दूंगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, तो 1 अपॉन m और फिर हमारा d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 mn rn आएगा हमारा। और यहाँ पे m हमारा किसके इक्वल है, सो कैपिटल M इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi, मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू m। तो मैंने इसको कैसे लिखा, ACM इज इक्वल टू 1 अपॉन समेशन ऑफ mi फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू m d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर समेशन साइन mi ri, समेशन साइन के साथ mi ri फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू m। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको लिखने का हमारा एक और तरीका होता है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और हमारा क्या तरीका होता है इस इक्वेशन को लिखने का, तो हमें पता है दैट ACM इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m प्लस डॉट 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, क्योंकि 1 अपॉन m था 1 अपॉन m को अंदर लेते गए। सो हमारा ACM कितना आएगा, सो d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर समेशन ऑफ mi ri अपॉन mi फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। तो ये फॉर्मूला था हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का। और अगर आपको RCM कैलकुलेट करना होगा तो समेशन ऑफ mi ri अपॉन mi फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। ये फॉर्मूला है हमारा पोजीशन कैलकुलेट करने का। तो ये था अभी हमारा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का तरीका। अभी इस बेस पे हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसका मोमेंटम भी कैलकुलेट करेंगे कि मोमेंटम आखिरकार हम मोमेंटम के टर्म में अगर हमें लिखना होगा फोर्स को या एक्सेलरेशन को तो हम उसको मोमेंटम के टर्म में किस तरीके से लिखेंगे। थैंक यू क्लास।